स्वागत है एग्जाम व्यूअर्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आँखी की गीत किताब के जो 28वां कविता है कांखे पानी। बड़ा ही शानदार कविता है। ये कविता में कवि जो थी वो अपन मने प्रेमिका यानी प्रेमिका भी कह सको है, नारी जात के भी कह सको है, ओकर बारे में वर्णन कर ले थी कि नारी कितना मेहनती हवे है, मेहनत से पूरा पसीना से तर बतर हो जाए, एकर बावजूद ओकर दिल ओकर हृदय बड़ी ही कोमल रहे है, ओकर आँख में बड़ा ही सलज भाव देखा है, ओकर व्यवहार बड़ा ही मीठ हवे है, ओकर वाणी में अमृत बरसे है। ओकरे बारे में पूरा यहाँ वर्णन करल गेल है कि काखे पानी मुड़े पानी, यानी हर तरफ पानी ही पानी है। कारण क्या? परिश्रम से, मेहनत कारण से ऐसा हुआ है। गोटे देही पानी पानी। और वह जो महिला है, जो स्त्री है, जो प्रेमिका है, वो इतना परिश्रम कर रही है, इतना मेहनत कर रही है कि पूरा शरीर में उसका पानी ही पानी आ चुका है, यानी पूरा पसीना से वो तर बतर है, पूरा पसीना से समझिए तो वो स्नान कर ली है। पानी पानी के धनी जिया पानी पानी, कि तुमको मैंने देख करके कवि का भी जो हृदय है वो पानी पानी हो जाता है, आँखी पानी मुँह पानी। और ये आ जाता है कि तुम्हारे आँख में भी वो एक लाज है, आँखों में पानी है, तुम्हारे मुंह में भी पानी है, तुम्हारे नाकों में पानी है, बाँके पानी है, यानी तुम्हारे अंदर एक भाव है, एक माने सहज भाव है, एक सुलभ भाव है, तुम्हारे आँखों में प्रेम की धारा बहती है, तुम्हारे वाणियों में अमृत बरसता है, तुम्हारे दिल जो है सो काफ़ी कोमल है, तुम्हारा हृदय काफ़ी कोमलता है, तुम नारी हो, फिर माने इतनी कष्टमय तुम्हारा जीवन है, फिर भी तुम कितनी कोमल हो, तुम कितनी माने प्रेम की मिठास हो, तुम्हारे वाणियों में जो ये मधु चूता है, वाकई में इसकी प्रशंसा तो बनती है। और उसी की प्रशंसा कवि की है, जानी जानी गे धनी पानी पानी, कि मैं जान गया गे धनी कि तुम कितनी कष्ट करती हो, कितनी तुम परिश्रम करती हो, फिर भी तुम्हारे अंदर में बदलाव नहीं है। अगली कविता है बहारे रोद। ये भी बहुत ही शानदार कविता और 29वां कविता आँखी के गीत किताब के बहारे रोद। ये भी एक शानदार कविता हम कह सकते हैं, समझ गए। ये भी एक श्रृंगार रस कविता है कि देखिए जीवन में आदमी का दुख और सुख लगा रहता है, यानी बाहरे रोद भीतरे रोद, माने दुख और सुख ये सहोदर भाई, ये तो मालूम है। एक परिस्थिति होता है अनुकूल परिस्थिति और एक होता है प्रतिकूल परिस्थिति। जीवन के जीने के दो महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो बाहरे रोद भीतरे रोद, रोद रोद सुधे रोद, यानी हर तरफ दुख ही दुख है, हर तरफ धूप ही धूप है। कहने का मतलब कि जीवन को जीने के लिए जो परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए वो आज प्रतिकूल हो चुका है, यानी कवि के जीने के लिए जो परिस्थितियां उनके अनुकूल होनी चाहिए थी वो आज प्रतिकूल हो चुका है। जहां भी कवि जा रहे हैं वहां इनको धूप लग रहा है, बाहर भी धूप, अंदर भी धूप, रोद रोद सुधे रोद, यानी हर तरफ धूप ही धूप। आगे है रोदे झरे के धनी, यानी धूप में जो है सो कवि का प्राण झर रहा है, इन्हें कष्ट पहुंच रहा है, लरे लरे मोद, यानी इनके आंखों से एक मौद निकल रहा है, एक आंसू भी निकल रहा है। आय जी नीरन माँ से घासे न शिशिर हासे। और इस धूप के महीने में, चैत बैसाख के महीने में क्या हो गया है, घासों में भी माने शीत की बूंदें नहीं दिखती है। हासे हासे गे धनी गाले लागल लोद। और फिर कवि ये कहते हैं कि जब वो अपनी प्रेमिका को देखते हैं, जब उनके साथ उनकी प्रेमिका आती है, तभी कवि का जीवन अनुकूल हो पाता है। समझ गए? जैसे ही प्रेयसी की अपनी प्रेमिका की कवि को याद आती है, वैसे ही उनका तन मन पूरा जो है सो एकदम आनंद के सागर में डूबने लगता है, वो खुशियों में झूमने लगते हैं। उसी के बारे में यह जो है सो पंक्तियाँ लिखी गई है कि नीरन मासे में भी, जिस महीने में घास भी हंस नहीं पाता है, लेकिन उसी प्रकार से कवि के भी जीवन में है, उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको अपनी प्रेमिका की याद आती है, उनका तन मन, उनके अगल बगल हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। तो ये भी कविता आपको समझ में आ ही गया होगा। अगली कविता है
तोर ऐसन धन के, यानी ये भी कहिए तो अपनी प्रेमिका के बारे में कहिए कि वियोग श्रृंगार रस, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कवि अपने प्रेमिका को छोड़ करके दूसरी शादी कर चुके हैं और वो पछता रहे हैं, वो अपनी प्रेमिका को याद करके पछता रहे हैं। वही बोल रहे हैं तोर ऐसन धन के, यानी तुम्हारे ऐसे धन को मैंने पहचान नहीं पाया। आइए पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जा रहा है क्या कि तोर ऐसन धन के चिन्ह न पारली है, कि मुझे माफ कर देना सखी, क्योंकि तुम्हारे जैसे अमूल्य धन को, तुम्हारे जैसे मूल्यवान धन को, कीमती धन को मैंने पहचान नहीं पाया, चिन्ह न पारली है। तटे एका छोड़ के नौका देली पोहा, कि तुमको इस जीवन के मार्ग में, इस जीवन के समंदर में मैंने तुमको अकेले छोड़ दिया, और अकेले छोड़ करके मैंने अपना नौका बहा लिया, यानी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया, तुमको मैं अकेले छोड़ दिया। कौन कह रहे हैं? जो कवि हैं वो एक प्रेमी के रूप में कह रहे हैं कि जीवन के पथ पे तुमको मैंने अकेले छोड़ दिया, और अपने जीवन के पथ में मैंने एक संगिनी को चुन लिया और उसके साथ मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे बेशकीमती धन को मैं पहचान नहीं पाया। एखन ये दूर देशें, और इस जीवन के रास्ते में जो हम इतना दूर आ चुके हैं, इस दूर देश में एखन ही दूरे देश है पाए के नतून संग, कि इस दूर देश में मैंने जो नए जीवन संगिनी का साथ पाया है, करे ही भूले चेष्टा, यानी फिर भी मुझे जो है हम क्या किए, हमने क्या गलतियां की, उसको मैं भूलने की कोशिश करता हूँ, समझ गए, लेकिन फिर भी ये हो नहीं पाता है। एखन ही दूर देश से पाए के नतून संग करे ही भूले चेष्टा, यानी अपने जीवन में मैं भूलने की चेष्टा तुमको करता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूँ। आगे है सिरंती बिछाक डंक मिटवे कैसे प्यास, कि यह जो ऐसा लगता है, कभी कभी तुम्हारी याद ऐसी हमको लगती है, जिस प्रकार से बिच्छू डंक मारता है उसी प्रकार का मने चोट हमको लगता है। मिटवे कैसे प्यास, कैसे मैं उन यादों को मिटा दूं, कैसे उन प्यास को मिटा दूं। सुधी वो गुण ना, तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारी जो मने एक प्रभाव था हमारे जीवन में, उसको मैं कैसे भूलूं। आज भी मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं, समझ गए। मैंने तुमको छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत तो की, लेकिन आज भी तुम हमारे दिल में राज करती हो। आज भी तुम्हारी यादें बिच्छू के डंक के जैसा लगती है, और तुम्हारा पूरा गुण आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है, समझ गए। आज भी तुम्हारी यादें मन एक बिच्छू की डंक की तरह मुझे चुभती है, मुझे वेदना देती है। पता नहीं इन प्यासों को मैं कैसे मिटाऊं। सुधी वो गुण ना, तुम्हारा जो गुण है उस गुण को मैं भूलने का कोशिश तो करता हूं, लेकिन भूल नहीं पाता हूं। हम वो बेशकीमती धन के पहचाने जे नहीं पार लूँ। तो ये भी यानी वियोग हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, और प्रेमी जो है अपने नए जीवन में आगे बढ़ चुका है, एक नए जीवन संगनी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन बारंबार उनकर एक्स, समझ रहे, एक्स गर्लफ्रेंड के याद जैसे अभियों आ रहल है, समझ गए। तो इनकर एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी इनका याद आ रहल थी, और ये अपन मने वर्तमान के जीवन में भी ओकरा याद कर करके अंदरे अंदर टूट भी रहल थी। और मने इनकर एक्स जो गर्लफ्रेंड है, उनकर वेदना इतना खतरनाक है, जे रकम बिच्छू डंक मारे है वह रकम वो वेदना दे है, कष्ट दे है, और उनकर गुण के ही भूले नहीं पा रही थी। तो एक ब्रेकअप वाला कविता कह सको है, वियोग श्रृंगार रस कविता ये कविता हो। अगला जो कविता हो वो कविता हो चमकल ककर गाले के लागी, समझ गए। ये भी एक शानदार कविता हम कह सकते हैं, समझ गए, कि कवि जो हैं, जो यह गीत वगैरह कविता वगैरह लिखे हैं, उस कविताओं में कितनी ताकत है जो दूसरे को खुशियां देती है, उसी के बारे में है। कि चमकल ककर गाले गाली आज हमर गीतें, कि आज हमारे गीतों के माध्यम से वह कौन है जिसको एक खुशी मिली है, जिसको एक नया जीवन मिला है, जिसके चेहरों पे मैंने खुशियां ला दी है। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पानुरी जी की कविताओं को पढ़ करके मने खुशी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे।
यानी उन्हें एक खुशी दे पाते हैं कवि अपने गीतों के माध्यम से। प्रभात किरणें कैसन लोल गोल सीतें, जिस प्रकार से मैंने घास पे रात की सीतें जो होती है लोल गोल दिखता है, और सुबह जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह कितना मनोरम देखने में लगता है, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। उसी प्रकार से कवि जो हैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को एक नया जीवन देने का काम किए हैं, लोगों को एक खुशियां देने का काम किए हैं। आगे हैं ककर हृदय दबरल भाव पायल आपन वाणी, कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी दबी हुई भाव को, जिनको हमेशा दबाया गया, उन भावों को कवि अपने कविताओं में जगह दिए और उसके बारे में लिखे। निर्मम जग के दिए आए आपन आँखिक पानी, और कवि उन लोगों के जीवन को एक नए जीवन के रूप में दिखाने के लिए अपनी आँख से कहिए तो पूरा कविताओं को लिखे हैं, रो रो करके लिखे हैं। और जो कविता रो रो के लिखी जाती है, वास्तविक में वह कविता समाज में शोषित जो वर्ग हैं, जिनका शोषण किया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिनको हमेशा दबाया जाता है, उनके लिए कवि ने एक अच्छा कविता लिखा। उनकी दबी हुई बातों को उन्होंने अपनी कविताओं में जगह दिया। अपने आँख के पानी से रो रो करके वैसन भाव के कविता ही लिखल थी, जकर से कुछ लोग के खुशी महसूस भल है, कुछ व्यक्ति के गाल चमकल है। आगे है ककर सूर्य पत्थल कांदल गंभीर भेल ज्ञानी, ककर छाती ठोकल कील ककर दिले काग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी का तो सुर है जिसमें पत्थल कांदल, जिसमें पत्थर जैसा दिल भी रो पड़ता है, वो काम की है कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से। गंभीर भेल ज्ञानी, और इनकी कविताओं को पढ़ करके ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग भी गंभीर हो जाते हैं। ककर छाती ठोकल कील, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से उसके दिल पे प्रहार किया है, उसके दिल पे कील ठोकने का काम किया है। यानी कह सकते हैं कुछ वर्ग पानुरी जी की कविताओं से खुश होते हैं और कुछ लोगों को दुखी महसूस होता है। किसी का गाल चमकता है तो किसी का आंख लाल लाल होता है, किसी को गुस्सा भी होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं ककर छाती ठोकल कील ककर दिले कायग, ककर दिले पोसल साध खोलल आपन पाए, ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रश्न चीते। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके छातियों में इन्होंने कील ठोका, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल के आग को इन्होंने बाहर निकाल के रख दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर में एक सपना था, एक इच्छा थी, साध था, ओकरा मने एक पंख दल थी, जे उड़ल चाहल है उनको एक पंख देख करके उड़ाने का भरसक कवि ने कोशिश किया। अपनी कविताओं के माध्यम से सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया। जो लोग हिम्मत लेकर के दौड़ नहीं पा रहे थे उनको इन्होंने पंख दिया उड़ने के लिए। ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रश्चितें। और किसके कारण से यह संभव हुआ है? तो यह संभव हुआ है पानुरी जी की कविताओं के माध्यम से। किसी को खुशी मिली है तो किसी को दुख मिला है, समझ गए। और ये वैसे लोगों को जान दिए हैं जो बेजान थे, जो सोए हुए थे, उनका आँख खोलने का काम किए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। इसी की चर्चा इस कविता में जो है सो की गई है, समझ गए। यानी कह सकते हैं कि कवि के गीत के जो प्रभाव है, कविता के जो प्रभाव है, अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से पड़ल है। अगला जो कविता है वो कविता है आज हमर मने पड़ल। देखिए ये भी एक शानदार कविता हम कह सकते हैं, समझ गए। अपनी पुराने दिनों को कवि याद करते हैं और उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आज हमर मने पड़ल। ये भी एक श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस कविता, जिसमें कवि को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि आज हमर मने पड़ल एक दिन एक बात। कवि को बहुत पहले की बात जो है वो आज याद पड़ रही है और वो कह रहे हैं नदी घाटे पाथर ऊपर, यानी नदी घाट के बगल में पत्थरों के ऊपर पे, नदी के मेढ़ों के ऊपर में देखिएगा जो पीपल के पेड़ थे जो छांव दे रहे थे। यानी वही नदी घाटे पाथर ऊपर एक पथिक एक साथ बाहल जाल नदी की धार, कि जिस तरह से नदी की धार बही जा रही थी उसी प्रकार से हम भी नदी घाट के किनारे पत्थर के ऊपर में एक पथिक के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ
मैं भी नदी की धारा के समान आगे बहता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। आगे है, छाती तरंगे दल रकम रकम खेले रथ, काने मधुर कलकल अचल अटल तटेक पाथल। कि जिस प्रकार से देखिएगा पानी के तरंग का जो दल होता है वो नदियों में पत्थरों से अलग अलग प्रकार का खेल खेलता है, उसी प्रकार से कवि भी अपनी प्रेमिका के साथ नदी के किनारों पहले वैसा खेल खेला करते थे। काने मधुर कलकल अचल अटल तटेक पाथल, पासे पीपर गाछ कहाँ जाहल, ककर ठीन कहे ककर बात, कौन बिरहनिक शयन कक्ष आने नतुन प्रीत, चंदन पर से शीतल होत ककर जरल गात। यानी यहाँ पे एक वर्णन किया जा रहा है कि हम भी उस नदी के किनारों में अपनी जीवन संगिनी के साथ हम भी मने कहिए तो टहला करते थे, हम भी चला करते थे सुंदर छाँव में। जिस प्रकार से देखिएगा कि नदी के तट पर अवस्थित जो भी पत्थर वगैरह होता है, पीपल के पेड़ वगैरह होते हैं, उसे नदी की पानी स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से इनके जीवन में भी इनकी जो प्रेमिका थी, समझ गए, ओ यौवन का जो एक उमंग होता है, जवानी की जो एक उमंग होती है, उसमें हर प्रकार से वो गोता लगाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। काने मधुर कलकल, कानों में वही मधुर कलकल आज भी सुनाई देती है। अचल अटल तटेक पाथल, पासे पीपर गाछ कहाँ जाहल। कि हम भी उस पथ में जहाँ पे पीपल का पौधा था और जिस पथ पे हम लोग चला करते थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, आज वो सारी बातें जो है कवि को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। ककर ठीन कहे ककर बात, कि किसके पास मैं किसकी बात कहूँ, कौन बिरहनिक शयन कक्ष है, वह कौन सी बिरहनी है जो अपने प्रेमी के दुख में शयन कक्ष में सोई हुई है। आने नतुन प्रीत, कि उसको एक इच्छा है कि उसका भी कोई एक नया जीवन संगिनी मिले। चंदन पर से शीतल होत, और जिस प्रकार से चंदन के स्पर्श से लोग शीतलता लोग होती है, उसी प्रकार से वह वीरनी भी एक यास में है कि उसका एक प्रेमी आवे। यानी जिस प्रकार से विरहनी अपने प्रेमी की याद में शयन कक्ष में सोई होती है कि वो आएगा और उसे एक शीतलता प्रदान करेगी। किस ककर जरल गात, आखिर यह कैसे हो गया जो हमने चाहा ये तो हो नहीं पाया। ठीक है, आज भी मुझे वह दिन याद है कि जो मैं अपने प्रेमी के साथ उसकी शीतलता के साथ बहता चला जा रहा था। तो ये भी कविता आपको समझ में आ ही गया होगा। अगली कविता है खोरठा हाय खोरठा, बहुत शानदार कविता, पानूरी जी की कविता। ये बोल रहे हैं खोरठा हाय खोरठा, मैंने देखिए कितना बढ़िया कविता है। ये कह रहे हैं खोरठा हाय खोरठा, यानी खोरठा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। खोरठा हाय खोरठा रटते रहली गान, कि मैं बार बार चिल्लाते रहा, रटते रहा हाय खोरठा, फिर भी खोरठा भाषियों का ध्यान इस ओर नहीं आया। ये बटे कहाँ किंतु खोरठा भाषिक ध्यान, मैं रटता रहा दिन रात हर समय हाय खोरठा, बावजूद इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं आता है। किसका? जिस जो खोरठा भाषा भाषी लोग हैं, जो खोरठा बोलते हैं, जिनके घर आंगन की भाषा खोरठा है, जो खेतों में खलिहानों में काम करने के दौरान खोरठा बोलते हैं, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। माए के ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार, अरे खोरठा तुम्हारी माँ के समान है, तो माँ के ममता के ऊपर जिस प्रकार का श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार का प्यार उमड़ना चाहिए, वो कहाँ उमड़ रहा है। वैसी श्रद्धा भक्ति कहाँ दिख रही है लोगों में। आगे वो तो ही धरती के गो रंगे डूबे सियार, ये खोरठा भाषी लोग वैसे लोग हैं जिस प्रकार से रंग में डूबा हुआ सियार होता है। देही ओढ़ल बाघे चाम दीन दुर्बल प्राण, शरीर में बाघ का चमड़ा को पहन लेने से कोई सियार बाघ नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से खोरठा भाषा भाषी के लोग हैं जो दूसरी भाषाओं को सीख रहे हैं। क्या दूसरी भाषाओं को सीख करके वो अमेरिकन बन जाएंगे, वो अंग्रेज बन जाएंगे? नहीं बन सकते हैं। उसका स्थिति दीन दुर्बल प्राण गरीब रहेंगे, वही हाल रहेगा, उनके हाल में सुधार नहीं होगा। धोबी कुकुर घरे के न घाटे, और उनकी स्थिति धोबी के कुत्ता के जैसा हो जाएगा, जो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे, अरे अपनी भाषा जो अमृत समान है उस भाषा को छोड़ करके तुम दूसरी भाषा को सीखने के लिए जा रहे हो, यानी अमृत को चाटने को छोड़ करके तुम जूठा चाट रहे हो। ऐसी तुम्हारी स्थिति है। कहाँ होकर आन सम्मान, तुमको मान सम्मान दूसरी भाषा सीखने से नहीं मिलेगा। तुम ध्यान रखो, तुम जब अपनी भाषाओं को सम्मान करोगे, अपनी भाषा को सीखोगे, तभी विश्व पटल पर विश्व सभा में तुम्हारी एक पहचान बनेगी। यानी कुल मिला जुला करके खोरठा के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए कवि जो हैं इन पंक्तियों को लिखे हैं, एक आह्वान कर रहे हैं कि तुम अपनी भाषा को पहचानो,
अपनी माँ को पहचानो। जिस प्रकार से माँ ने तुमको पैदा किया, माँ ने तुमको एक पहचान दिया, उसी प्रकार से हमारी भाषा होती है जो हमारे माँ के समान होती है, और उस भाषा से तुमको प्रेम करना चाहिए, उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। समझ गए? चलिए आज की क्लास वहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।